थाउजेंड करोड़ के ऑफर आए मेरे पास, थाउजेंड पिछले वीडियो में। इतने मिलियन की वैल्यूएशन है, मैंने इतने ढेर सारे घर खरीद लिए, मेरे पास इतनी ढेर सारी कार है, मैं खरीद सकता हूँ? मैं खरीदता नहीं। दूसरी बात ये है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बीच से एक गरीब इंसान उठ के इतनी मेहनत करके पैसे कमा रहा है लाइफ में। 2016 के अंदर विदाउट एनी प्रॉपर लाइटिंग सेटअप विथ अ नॉर्मल स्मार्टफोन एंड विदाउट इवन अ डस्टर, अलख पांडे ने स्टार्ट की थी फिजिक्स वाला की, जो आज के टाइम में एक नाम नहीं एक ब्रांड है, लाखों स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन है और एक प्योर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के एक करोड़पति बनने तक की कहानी है। हेलो एवरीवन, मैं सलमान। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फिजिक्स वाला अलख पांडे के बारे में, इनकी जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी, किस तरीके से इन्होंने यूट्यूब के ऊपर इतने सालों के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ अचीव की, इनकी जो ब्रांड बिल्डिंग है, इनका जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है, अभी जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल रही है, इन सारी चीजों के बारे में इनके ऊपर बात करने वाले हैं। और मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं खुद पर्सनली अलग सर से काफी ज्यादा पढ़ चुका हूं, तो अलग सर के पास में वीडियो पहुंच रही है तो बता दूं, मैंने 10th 12th के अंदर 10th की पूरी साइंस और 12th के अंदर मेजोरिटी ऑफ फिजिक्स एंड 11th के केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स अलग सर से पढ़े हैं पूरे कंप्लीटली, इवन नोट्स तक बना रखे थे, फिजिक्स वाला नाम से मैंने कॉपी बनाई थी। तो उसके अंदर मेरे को पता है कि इन्होंने कितना ज़्यादा डेडिकेशन दे रखा था उन वीडियोस के अंदर, और उससे जेन्युइनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी। और 12th के अंदर आपको पता ही है मेरे स्कोर्स क्या मैंने लिख रखा है और सेक्शन के अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि आज की वीडियो होने वाली लॉजिकल वीडियो और बिजनेस के ऊपर वीडियो होने वाली। तो इसके अंदर अपन कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो हो सकता है आपको ट्रिगर कर जाए, तो प्लीज़ ट्रिगर मत होना, क्योंकि अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी की वीडियो या फिर उनकी केस स्टडी टाइप की वीडियो, तो उसके अंदर अपन को लॉजिकल होना पड़ेगा, इमोशनल होने से कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आई एम ऑल्सो फैन ऑफ हिम, आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय हिम, पर आज की वीडियो के अंदर मैं एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं स्टूडेंट्स को, और अलग सर की पूरी जर्नी को अपन डिकोड करेंगे और हम उनसे क्या सीख सकते हैं वो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने जिन जिन टॉपिक्स को टच किया उन सबको मैंने टाइम स्टैम्प्स के फॉर्मेट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, तो आप उनके ऊपर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। पर अगर पूरा सुनेंगे तो आपको स्टोरी एंड बिजनेस दोनों अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो मैं हूं एक छोटा सा कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम को और बिजनेस, स्टार्टअप्स, फाइनेंस, इस सबसे रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स वाला की जर्नी एंड ग्रोथ के बारे में। तो 2016 के अंदर उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी यूट्यूब के ऊपर। तो उन्होंने एक ऐसे मार्केट के अंदर एंट्री ली थी जो कंप्लीटली अनटैप्ड मार्केट था। यूट्यूब के ऊपर उनसे पहले प्रॉपर फुल लेंथ टीचिंग वीडियोस कोई नहीं बना रहा था। तो उन्होंने स्टार्टिंग की थी 2016 के आसपास। तो उन्होंने 10th बोर्ड ICSE का मेजरली उन्होंने सेक्शन कवर किया था। तो वहाँ पे उन्होंने 10th बोर्ड के छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिए, फिर उन्होंने फुल लेंथ लेक्चर्स कवर करने शुरू कर दिए। तो उनकी जो पहली स्ट्रेटेजी थी वो थी कंटेंट डंपिंग। उन्होंने क्या किया, जितना भी कंटेंट रिलेटेड था 10th बोर्ड से रिलेटेड, वो सारा कंटेंट उन्होंने पुटअप कर दिया यूट्यूब के ऊपर। फिर धीरे धीरे वो उनकी जर्नी आगे बढ़ती रही, उन्होंने 11th के टॉपिक्स टच करना शुरू किया, फिर 12th के टॉपिक्स टच करना स्टार्ट किया। तो वो मात्र एक बंदा ऐसा बन गया था पूरे यूट्यूब के ऊपर जिसने पूरी फिजिक्स को कंप्लीटली डाल दिया था यूट्यूब के ऊपर। केमिस्ट्री के मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स को उन्होंने अपलोड कर दिया था 11th 12th के, और 10th का पूरा सेक्शन उन्होंने सबसे पहले ही कवर कर लिया था। तो उनके टक्कर के अंदर कोई अगर खड़ा होना भी चाह रहा था तो उसकी वीडियो बाद में रिकमेंड होती थी, पहले फिजिक्स वाला की वीडियो रिकमेंड होती थी। अगर आज भी आपको टॉपिक सर्च करोगे, इतने बड़े बड़े एडटेक प्लेयर्स आगे, फिर भी अगर आप कोई मोल कॉन्सेप्ट सर्च कर रहे हो अगर, तो उसके अंदर टॉप 5 रिकमेंडेशन में आपको फिजिक्स वाला की वीडियो मिलेगी। अब इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। इस ग्रोथ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या था, उन्होंने कंटेंट डंप कर दिया वो बहुत सारा अपने फील्ड से रिलेटेड, और उस टाइम उसके अंदर कोई भी नहीं था, तो इसलिए उनकी ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल हुई थी, क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं था। अमन भाई आए थे, उन्होंने टीचिंग वीडियोस नहीं डाली, उन्होंने स्ट्रेटेजीज वीडियो डाली, और फिजिक्स वाला ने कंप्लीटली टीचिंग वीडियोस डाली थी। फिर अपन बात करते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि आगे से आगे फिजिक्स वाला की ग्रोथ होती रही केवल उस टीचिंग वाले कंटेंट के बेस पे। तो होता क्या है ना कि अगर आप 11th क्लास के अंदर हो, आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपका निकल गया, आप 12th में आएंगे, 12th के अंदर फिजिक्स वाला ने सारा कंटेंट डाल रखा है, तो आप उस बंदे से 10th क्लास से जुड़े हो, ठीक है, और 12th तक आपको पता है कोई भी छोटा मोटा टॉपिक में अड़ूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो फिजिक्स वाला अपने जिंदाबाद है, वो अपना पार लगा देगा। मतलब बात ये थी, हमारे ट्यूशन के अंदर बातें होती थी कि भाई टॉपिक छूट गया तेरा, कोई ना फिजिक्स वाला से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से उनको अडॉप्ट कर लिया था एक तरीके से कि यार कुछ भी नहीं होगा तो फिजिक्स वाला तो अपनी पार लगा ही देगा। मतलब जो रिकरिंग व्यूअर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। अब जैसे आपकी 10th इस साल होगी, अगले साल 10th के बच्चे और आएंगे, वो भी सेम वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब सेम वीडियो उनको रिकमेंड करेगा। फिर 11th के बच्चे अगले साल वापस आएंगे, तो वीडियो तो वो 6 साल पहले एक ही पढ़ी, आज भी बच्चे उस वीडियो को देख के अपने टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जो फिजिक्स वाला का पढ़ाने का तरीका वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बन जाते हैं और बहुत कम टाइम के अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा फिजिक्स वाला एकदम
एकदम बेस्ट टीचर है फिजिक्स का, बहुत सारे दूसरे टीचर भी होंगे, पर वो इस फील्ड के अंदर फर्स्ट टीचर थे, इसलिए इन्होंने इसको डोमिनेट कर लिया और अब उनकी टक्कर में कोई नहीं आ सकता क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 1200 वीडियोस बना रखी है। बहुत छोटा नंबर नहीं है ये, ठीक। तो जो फिजिक्स वाला की यूट्यूब पे ग्रोथ का कारण अपन कंक्लूड कर सकते हैं, कंटेंट को डंप किया, बहुत सारा कंटेंट उन्होंने अपलोड किया, रिकरिंग व्यूअर्स उनके पास में बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उनका नीश बहुत ज़्यादा प्रिसाइज था कि 10th के बच्चे 11th के बच्चे हर साल उसी टॉपिक को पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे उनका जो सिंप्लीफाइड वे ऑफ टीचिंग था वो काफ़ी अपील करता था स्टूडेंट्स को, बहुत ही फनी वे के अंदर, और उनका जो एटीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है, तो वो बच्चों को काफ़ी ऐसे अपनापन वाली फील आती थी। तो रिकरिंग व्यूअर्स और उनका जो फैन बेस है वो ऐसे बढ़ता चला गया और उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती रही। तो इतना सारा कंटेंट डालने के बाद में, इतना फैन बेस होने के बाद में उनको आउटपुट क्या मिल रहा था उस टाइम के दौरान? तो सिंपल सी चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, यूट्यूब के अंदर एक आरपीएम नाम की टर्म होती है, रिवेन्यू पर मिल, ठीक है, मतलब पर 1000 व्यूज के ऊपर आपको जितने पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं आरपीएम। अब ये अलग अलग क्रिएटर्स का अलग अलग वेरी करता है, ठीक है, और जनरली मतलब 40-50 या फिर 20-30 इस तरीके से रेंज चलती रहती है, और कुछ क्रिएटर्स का बहुत हाई में भी चला जाता है। तो इसकी जो डिपेंडेंसी होती है ना, वो पर्टिकुलर डिपेंडेंट करता है कि आपकी जो नीश ऑडियंस, कितनी ज़्यादा नीश ऑडियंस है। मतलब फिजिक्स वाला की ऑडियंस कौन सी थी? प्योर स्टूडेंट्स थे। अगर अमन दत्तरवाल से मैं कंपेयर करूँ तो अमन दत्तरवाल के अंदर क्या था, वो 10th के ऊपर भी स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रहे हैं, वो 12वीं की स्ट्रेटेजी वीडियो मिला रहे हैं, वो कॉलेज लाइफ वालों के लिए भी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो उनकी ऑडियंस थोड़ी बहुत डाइवर्टेड थी, पर फिजिक्स वाला की ऑडियंस कंप्लीटली एक फोकस थी टीचिंग से रिलेटेड ही, जिसको कुछ पढ़ना होगा तभी वो फिजिक्स वाला की वीडियो को ओपन करेगा। मतलब कोई दूसरे टॉपिक्स के लिए या दूसरी जो हमारे स्टॉक मार्केट वगैरह फाइनेंस है, ये सब इन्होंने कभी इतना ढंग से डाला नहीं, तो उसके ऊपर कोई इनकी ऑडियंस थी नहीं, केवल एकेडमिक ऑडियंस थी। तो ब्रांड्स के लिए ईजी होता है अपने कन्वर्जन्स निकालना उस ऑडियंस से। सेकंड नंबर पे क्या था कि इनकी जो वॉच टाइम होता था वो बहुत ज़्यादा हाई रहता था। जो ऑडियंस रिटेंशन है इनकी वीडियोस पे नॉर्मल वीडियो से ज़्यादा होती थी, बिकॉज मतलब एंटरटेनमेंट के अंदर तो ज़्यादा होती है, पर एजुकेशनल के अंदर फिजिक्स वाला पे ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होने का रीज़न क्या था? बच्चे अगर कोई टॉपिक कर रहे हैं तो उस पूरे टॉपिक को समझेंगे, बीच में छोड़ के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इनके वे ऑफ टीचिंग ही ऐसा ही था। और जनरली स्टूडेंट्स, मैं तो कंप्लीट डिपेंडेंट था इनके ऊपर 12th के अंदर, ठीक है, तो मैंने पूरे वीडियोस देखे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो वॉच टाइम इनको ज़्यादा मिला। अब वॉच टाइम ज़्यादा मिला तो वीडियो ज़्यादा रिकमेंड हुई, और वॉच टाइम अगर ज़्यादा तो एड ज़्यादा दिखेंगे, तो हमारे उस एड पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, इससे इनका आरपीएम बढ़ेगा। तो इनका जो यूट्यूब एड्स का रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में था, मतलब कंसिडरेबल अमाउंट कह सकते हैं उसको। और जहाँ तक मुझको पता है फिजिक्स वाला का दूसरा कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं था जब तक इन्होंने अपनी ऐप को लॉन्च नहीं किया था। तो ये टोटली यूट्यूब एड्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, और आप देख सकते हो एड रेवेन्यू कितना कंसिडरेबल अमाउंट में अच्छा खासा मिल जाता है। अब अपन बात करेंगे फिजिक्स वाला की ब्रांड बिल्डिंग के बारे में। ब्रांड बिल्डिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर उनसे सीख सकते हैं जो उन्होंने अपनाई है। तो सबसे पहली चीज़ ब्रांड बिल्डिंग में ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना, और इन्होंने केवल यूट्यूब एड के ऊपर डिपेंडेंट रहे। इनको बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मिले, 75 करोड़ का भी ऑफर मिला था एक बहुत बड़ी एडटेक फर्म से या फिर इन्वेस्टर्स वगैरह से, जिनको इनको कुछ इक्विटी डाइल्यूट करनी थी फिजिक्स वाला फाउंडेशन की, और इनको इतना ऑफर मिल रहा था, तो इन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया। मतलब इन्होंने एज अ होल एक फ्यूचरिस्टिक विजन रखा, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखी, शॉर्ट टर्म बेनिफिट को छोड़ के साइड में, ठीक है। तो ये हमको लाइफ में हमेशा सोचना चाहिए कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट दिख रहा है अगर कहीं पे, तो उसको आप त्याग दो, लॉन्ग टर्म की सोचो। तो इन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म की सोची। इन्होंने मेरे हिसाब से आज तक कभी कोई भी इन्फ्लुएंसर कैंपेन नहीं की किसी दूसरे ब्रांड के लिए, कोई भी एडटेक प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया जो फालतू के प्रोमिसेस कर रहा हो, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जितना मैंने इनको फॉलो किया है। अगर किया भी होगा तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इन्होंने कभी नहीं किया, ठीक है। तो ये कंप्लीटली यूट्यूब एड्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो स्टूडेंट्स का ट्रस्ट जो है ना वो फिजिक्स वाला के अंदर भरपूर था, और मेरा भी है, ठीक है। तो यहाँ तक फिजिक्स वाला बहुत ही प्रॉपर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर थे, और उनका ऑडियंस के साथ में जो ट्रस्ट और जो रिलेशन था वो बहुत नेक्स्ट लेवल का था, जो अभी भी है। और उसको उन्होंने ऐसे बिल्ड नहीं किया, उसके लिए उनको 5 से 6 साल लगे ऑनेस्टली स्टूडेंट के साथ में काम करना, ऑनेस्टली स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनकी जो डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को क्रिएट करना, और बिना किसी दूसरी चीज़ों को प्रमोट करके, ठीक है। तो इससे उनका जो ब्रांड है बहुत अच्छा ऑलरेडी बन चुका था। एज अ पर्सनल ब्रांड फिजिक्स वाला एक बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ बन चुकी थी। अब जो ब्रांड इमेज बन चुकी है उसके पास में उनके 2 ऑप्शंस थे कि या तो वो अमन दत्तरवाल जैसे अनअकैडमी के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, अनअकैडमी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और वो उनके ब्रांड को प्रमोट करते हैं, खुद का कुछ नहीं करते वहां से, और अच्छा वो टेम्परेरी बेनिफिट देखते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। या फिर वो कोई दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ में अपने इक्विटी को सेल करके केवल कोर्स डिजाइन करते और दूसरी कंपनी उनकी मार्केटिंग करती, ठीक है। तो उन्होंने दोनों ही जो टेम्परेरी बेनिफिट वाले रास्ते थे वो अपनाए नहीं, उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा और खुद का ही सिस्टम डेवलप करने की सोची, और खुद की ही ऐप लॉन्च की उन्होंने। तो फिजिक्स वाला का ऐप लॉन्च था वो एक काइंड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ बन चुका था हर एक स्टूडेंट का, मतलब आपस में लोग बातें कर रहे थे फिजिक्स वाला की ऐप आ गई, और इतने सस्ते के अंदर कोर्सेज आ रहे हैं। पहला बैच उनका था 999 रुपए का, जो सबसे सस्ता कोर्स होगा एजुकेशन की हिस्ट्री के अंदर। तो उन्होंने वो कोर्स लॉन्च किया, और उसके अंदर मात्र कोई 1-1.5 घंटे के अंदर ही शायद उनके 20-20 हज़ार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आगे, सर्वर उनका क्रैश हो गया। तो इतना ज़्यादा इमेंस सपोर्ट उनको मिला क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा ब्रांड बना रखा था। तो अब बात करते हैं फिजिक्स वाला की बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में। तो फिजिक्स वाला
वाला ने सबसे बढ़िया सो चीज़ की वो थी नीश ऑडियंस। मतलब उनके पास में ऑडियंस थी ऑलरेडी, जो उनके स्टूडेंट्स हैं इतने साल से उनसे जुड़े हुए हैं, या फिर जो करंटली उनके पुराने लेक्चर्स को देख के नई ऑडियंस के अंदर उनका एडिशन हो रहा है, उस सारी ऑडियंस उनके पास में थी। तो उन्होंने सोचा इस ऑडियंस को काफ़ी अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हैं। तो फिजिक्स वाला की ऐप लॉन्च करना एक बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप था फिजिक्स वाला के खुद के करियर के लिए भी और बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स के लिए भी। तो उनकी जो ऐप लॉन्च हुई उससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को सबसे पहले फ़ायदा हुआ, और फिजिक्स वाला को क्या फ़ायदा वो आपको पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, कोई दूसरे ब्रांड के साथ में ना जाके खुद का ही काम स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इन्वेंट्री लगा ली और कुछ स्मॉल सा इन्वेस्टमेंट करके एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करे, पूरा सिस्टम डेवलप किया, कुछ अच्छे टीचर्स को हायर किया जो उसको कोर्स को रिकॉर्ड करने में, डिज़ाइन करने में उनकी हेल्प कर सके। तो इसके अंदर मोटा मोटी उनका 1-2 करोड़ का मान लो इन्वेस्टमेंट हो ही गया। बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हो ही गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन्होंने जो कोर्सेज वो सेल कर रहे हैं अपने फिजिक्स वाला की ऐप के ऊपर, वो सेल कर रहे हैं अराउंड 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 के भी कोर्सेज है। मतलब बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस के कोर्सेज हैं। तो मैं एक बार के लिए कंसिडर कर लेता हूँ कि फिजिक्स वाला की ऐप के ऊपर 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। 1 मिलियन डाउनलोड्स में से मैं मान लेता हूँ 30% बच्चे वो रजिस्टर्ड हैं आप किसी ना किसी कोर्सेज के अंदर। तो मैंने 30% बच्चे, मतलब 3 लाख बच्चे हो गए ऑलरेडी, और मैंने एक कोर्स की जो एवरेज प्राइस निकाली 3,000 रुपये। अब 3,000 से अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो 90 करोड़ का रेवेन्यू होता है, और जो एक छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। और ये अपना प्योर एस्टिमेशन है जो आप भी कर सकते हो और मैं भी कर सकता हूँ। हो सकता है नंबर बहुत ज़्यादा भी हो या फिर इसके आसपास में ही होगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यार फिजिक्स वाला का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है, और फिजिक्स वाला ने बहुत अच्छे से अपनी ऑडियंस का यूज़ किया है और अपने विजन को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अब क्या करते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते हैं, स्ट्रेटजीज की वीडियोस लेके आते हैं, और उन्होंने अलग अलग ऑडियंस को अलग अलग चैनल्स पे डेविएट भी कर दिया। जेई वाला अलग बना लिया, कंपटीशन वाला अलग बना लिया, एनडीए वाला अलग बना लिया। तो वहाँ पे वो उनसे रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, और उस कंटेंट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट, तो उसकी लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो आ रही है तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई क्रैश कोर्स आया तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब क्या हो रहा है, उनके पास में जो इतने टाइम से ट्रस्ट बिल्ड हो रखा था, जो ऑडियंस थी, वो रेगुलरली उनके कस्टमर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, जैसे अमन भैया भी अपनी कक्षा के अंदर कर रहे हैं। तो अमन भैया के ऊपर मैंने सेम वीडियो बना रखी है, तो आप देख सकते हो उन दोनों का जो बिजनेस मॉडल है ऑलमोस्ट सेम ही पड़ता है। तो अपन कंक्लूड कर दो, फिजिक्स वाला ने अपने बिजनेस के अंदर अपने ऑडियंस का काफी अच्छा यूज किया, ऑडियंस के साथ में जो ट्रस्ट बिल्ड कर रखा था उससे वो कैसे मोनेटाइज कर सके उसको उन्होंने अच्छे से मोनेटाइज किया, और काफी ज्यादा लो प्राइस के ऊपर उन्होंने काफी अच्छा प्रोडक्ट दिया। इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनके पास में आ गए। मैंने आपको पहले बता रखा है बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस मॉडल 2 तरीके होता है, एक क्या होता है प्रीमियम प्राइस होता है और लो ऑडियंस होती है, एक होता है लो प्राइस और मास ऑडियंस। तो फिजिक्स वाला और अमन दत्तरवाल के पास में बहुत ज्यादा ऑडियंस है, तो ये लो प्राइस के ऊपर भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 10 लाख अगर डाउनलोड है, उसके 30% भी निकाले तो मान लो 3 लाख बच्चे भी रजिस्टर्ड है किसी ना किसी कोर्स के अंदर, और उसकी अगर एवरेज प्राइस आप कैलकुलेट करो तो 60, 70, 80 करोड़ के आसपास में वो रेवेन्यू पहुंच जाता है। और वो रिकरिंग रेवेन्यू कोई एक बार में नहीं है। मान लो नीट से 3 महीने पहले कोई क्रैश कोर्स आ रहा, तो कोई एक बच्चा अगर ऑलरेडी पूरे लॉन्ग टाइम वाले कोर्स में एनरोल्ड है तो वो क्रैश कोर्स में और एनरोल होगा, तो उनके पास में जो रेवेन्यू स्ट्रीम वो लगातार आती रहती है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा बिजनेस मॉडल के बारे में। अब मैं आपको बताऊं इसके अंदर इन्होंने और एक अच्छी चीज कर रखी है, मैंने आपके अंदर देखी थी, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन डाल रखा है, जैसे उबर ओला के अंदर होता था। तो इसके अंदर क्या होता है कि रेफर एंड अर्न, अगर आप किसी दोस्त को फिजिक्स वाला का कोई कोर्स रेफर करते हो और वो उस कोर्स में रजिस्टर कर लेता है तो आपको 500 कैशबैक मिलेगा, और वो ओरिजिनल कैशबैक नहीं, वो आपको फिजिक्स वाला के वॉलेट में मिलेगा, जिससे आपको दूसरा कोर्स परचेज करोगे तो उसके अंदर आपको पैसे डिडक्ट हो जाएंगे या फिर ऐसा कुछ होगा। तो ये भी चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप एज अ बिजनेस देख रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप अपनी ऐप के अंदर डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज वो यूज़ कर रहे हैं, और दिन ब दिन अपने कंटेंट के साथ में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे को ये सबसे बढ़िया चीज़ लगी उनकी कि उन्होंने टेम्परेरी चीज़ों को, टेम्परेरी कंफर्ट को छोड़ के, जो बड़े बड़े ऑफर्स उनको आए थे, जो उनको एक्वायर करने के ऑफर थे, उनको छोड़ के खुद का सब कुछ स्टार्ट करने का सोचा विथ 100% फुल फ्लैश, खुद के पोटेंशियल से, खुद की जो सेविंग्स है उसका यूज़ करके एक इतना करोड़ों का एम्पायर क्रिएट किया, जो ऑब्वियसली 100 करोड़ के आसपास का एम्पायर है। तो अगर मैं इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करूँ तो फिजिक्स वाला के माइंडसेट से अपन 3 चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप एक एज एंटरप्रेन्योर, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या फिर एक स्टूडेंट हो, कि हमको हमेशा लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर फोकस करना, शॉर्ट टर्म थिंग्स को फोकस नहीं करना, शॉर्ट टर्म कंफर्ट को इग्नोर करना है। सेकंड नंबर पे हमको हमेशा रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करना है, ट्रस्ट बिल्ड करने के ऊपर फोकस करना है। तो फिजिक्स वाला ने सबसे अच्छी चीज़ की थी स्टूडेंट्स के साथ में ट्रस्ट बिल्डिंग। और थर्ड नंबर पर बहुत सारा अचीव करने के बाद में भी हमेशा हम्बल एंड ग्राउंडेड रहना है, जो फिजिक्स वाला है, कभी उन्होंने शो ऑफ नहीं किया अपने पैसे का। ये आप भी इस बात से एग्री
करते होंगे। अब लास्ट चीज़ मैं आपको एक बार कंक्लूड करना चाहूँगा, फिजिक्स वाला के फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अभी इनके पास में 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स का डेटा इनके पास में है, उनकी लोकेशन, उनका नेम, उनका ईमेल, उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ इनके पास में। तो उस डेटा को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। बाद में अगर ये ऑफलाइन सेंटर्स खोलना चाहें, जैसे अमन भैया ने खोले हैं, तो उनको पता होगा कि इस एरिया के अंदर डिमांड है, ये बच्चा इस क्लास के अंदर है, तो इस एरिया के अंदर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे अपन खोलो तो हमारी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, आगरा में खोलो तो ये रेवेन्यू आ सकता है, बीकानेर में खोलो तो ये रेवेन्यू आ सकता है, यहाँ पे इतनी डिमांड है, उसके हिसाब से हम ये बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस डेटा का यूज करके फ्यूचर के अंदर ऑफलाइन सेगमेंट के अंदर भी फुल फ्लैश जा सकते हैं। तो ये इनकी फ्यूचर प्रोजेक्शन हो सकती है, जिसके अंदर इनका अभी का जो डेटा है वो अगेन इनको फायदा दे रहा है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी नया पर्सपेक्टिव मिला हो, किस प्रकार से हम किसी की बिजनेस को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और हम उसके माइंडसेट से कैसे सीख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हुआ है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। अगर ऐसे और वीडियोस बनाने किसी दूसरे क्रिएटर के बारे में, किसी दूसरे ब्रांड के बारे में, वैसे मैंने अमन दत्तरवाल के ऊपर वीडियो बना रखी, उसके ऊपर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। अगर आप इस चैनल को पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।